हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे। आज हम लोग बातचीत करेंगे आईसीआर कॉलेज में पीजी एग्जाम कैसे क्रैक करें। यानी हम लोग बातचीत करेंगे आईसीआर एक पीजी एग्जाम होता है क्या है, इसको करने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या चीज़ होनी चाहिए, जानेंगे कि स्कॉलरशिप कितना अमाउंट में मिलता है, यानी हमें पैसा कितना मिलता है, छात्रवृत्ति कितना मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं आईसीआर AIEE पीजी एग्जाम जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, इस एग्जाम का अगर मैं बात करूं, एग्जाम पहले हमारा था आईसीआर JRF नाम से था, जिसको JRF बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम अब चेंज हो गया। एग्जाम अब किस नाम से जाना जाता है? आईसीआर AIEE PG। इसका पूरा नाम होता है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, पीजी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका ये एग्जाम क्रैक करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम कराता कौन है और किसके लिए होता है? देखिए, जो भी व्यक्ति बीएससी कर चुके हैं वो चाहते हैं, या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो चाहते हैं, मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं। मैं मास्टर डिग्री की बात करूँ, MSc आप करना चाहते हैं अच्छे कॉलेज से, अच्छे एक आईसीआर कॉलेज से आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एग्जाम होता है आईसीआर AIEE PG एग्जाम के नाम से जाना जाता है, जो कि पहला एग्जाम किस नाम से था? JRF एग्जाम से नाम ये था। इस एग्जाम को कराता कौन है कंडक्ट? इस एग्जाम को कराता है कंडक्ट NTA, जिसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको बोलते हैं। ठीक है, NTA एग्जाम की मैं बात करूँ, एग्रीकल्चर का भी एग्जाम कराता है, मेडिकल का एग्जाम भी कराता है कंडक्ट, और जो भी एक और एग्जाम होता है हमारा इंजीनियरिंग का भी कोर्स, वो भी कंडक्ट कराता है। मतलब NTA जो हमारा एजेंसी है, इसको बहुत सारा काम दिया गया है। उसमें एक और काम है कि एग्जाम कराना कंडक्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी, साथ ही साथ जो पोस्ट करते हैं ग्रेजुएशन उनके लिए भी एग्जाम कराता है कंडक्ट। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम की बात करें, NTA जो एग्ज़ाम इसको कंडक्ट कराता है 89 सिटीज़ में, यानी 89 सिटीज़ में एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया होता है। इसमें मैं बात करूं एट प्रेजेंट कौन कौन सा कॉलेज है, कौन कौन सा कॉलेज के लिए एग्ज़ाम होता है, तो एट प्रेजेंट टाइम अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो 24 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पर पढ़ने का आपको मौका मिल सकता है, जहाँ पर आपको पैसा बिल्कुल भी कम लगेगा। ठीक है, जिसमें मैं बात करूँ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका 63 है। ठीक है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें, CAU इसको बोलते हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कितना है? 3 है। और 4 हमारा आईसीआर डीम यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर आप एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ पर मैं बात करूँ ऐसी एग्जाम क्रैक करने से क्या होगा, आप MSc करोगे, साथ ही साथ मैं बात करूँ आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, यानी कह सकते हैं पैसा भी बिल्कुल कम लगेगा, और सरकार भी आपको पैसा देगा पढ़ाई करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, आप सेंट्रल लेवल के कॉलेज में एडमिशन लोगे, आईसीआर कॉलेज में आप एडमिशन लोगे, अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लोगे, जहाँ प्लेसमेंट भी आपका अच्छा खासा होगा। ठीक है, आपके नाम के आगे लग जाएगा कि आपने आईसीआर क्वालिफाइड किया है। आईसीआर एग्जाम की मैं बात करूँ, बहुत टफ एग्जाम होता है, सबसे नहीं निकलता, बट जिन लोगों का एग्जाम निकल जाता है उनका लाइफ बहुत ही हो जाता है सेट। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, कौन कौन से कॉलेज हमारा सीट कितना मिलेगा उम्मीद रहता है MSc करने के लिए, ठीक है, या फिर हमारे PG करने के लिए। तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप ट्राई करना चाहते हैं, इसमें मैं बात करूँ, इसमें 30% आपका सीट रहता है रिजर्व आपके लिए, किसके लिए? तो PG करने वालों के स्टूडेंट्स के लिए। तो 30% सीट रहता है रिजर्व स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा मैं बात करूँ, जैसे कॉलेज हमारा हो गया आईसीआर के जितना सारा कॉलेज है, डीम यूनिवर्सिटी, जैसे कौन कौन सा है? IARI है, ठीक है, IVRI है, NDRI है, CIFE, इतने सारे आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी जो कि डीम यूनिवर्सिटी में आता है। यहाँ पर आपके लिए सीट रहता है, 100% सीट आप ही लोग के लिए रहता है, मतलब यहाँ पर 100% सीट आप ही लोग के लिए है, यहाँ से आप लोग आराम से PG कर सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूँ आईसीआर का, जब सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ का है? मणिपुर में हमारा है, झांसी में है, और हमारा पड़ता है बिहार समस्तीपुर में पड़ता है, जहाँ पे आपका 100% सीट आप ही लोग के लिए एलिजिबल है, मतलब आप लोग के लिए आराम से सीट में एलिजिबल है, आपके लिए सब लोग आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं कि हम लोग आईसीआर PG एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल है, हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, और इसमें स्कॉलरशिप क्या प्रोसेस होता है, कौन किसको इसको मिलता है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, यदि आप चाहते हैं आईसीआर PG का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आप मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं, उसके सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, यदि आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है, कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप मास्टर डिग्री आप हासिल कर सकते हैं। सेकंड मैं बात करूं, आपने BSc या फिर BTech कोर्स किया है, तो आपके पास वो कितना साल होना चाहिए? वो कोर्स होना चाहिए 4 साल का, यानी प्रॉपर आपका प्रोफेशनल कोर्स आपका चाहिए। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, डजन मैटर, प्राइवेट से किए हो, गवर्नमेंट से किए हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने जो भी BSc किया चाहे BTech किया या फिर अगर बात करें आपने ग्रेजुएशन जो भी किया वो प्रॉपर होना चाहिए, 4 साल का प्रॉपर आपका होना चाहिए, वो भी होना चाहिए कंप्लीट।
ठीक है। उसमें अगर मैं बात करूं, या फिर आपने किया है BVSC एंड AH उसको बोलते हैं, बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, आपने कोर्स मान लीजिए किया है, ग्रेजुएशन किया है इस सब्जेक्ट से, तो आपके पास जो कोर्स का कितना साल होना चाहिए, ये कोर्स होना चाहिए 5.5 साल का, आपके पास ये कंप्लीट कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में बात करो BSc BTech 4 साल का, ये यदि आपने BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री किया है तो ये कोर्स आपके पास होना चाहिए 5.5 साल का, ये भी कोर्स होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कोर्स आधा अधूरा छोड़ के आप आए एग्जाम दे रहे हो, नहीं, आपके पास कोर्स पूरी तरह होना चाहिए, कंप्लीट आपके पास होना चाहिए। यदि आपने PG एग्जाम क्रैक कर लिया तो स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो जब छात्रवृत्ति मिलता है वो कैसे मिलता है, आपका रैंक स्कोर पर मिलता है, आपने क्या स्कोर किया है, कितना अच्छा मार्क्स आपने लेकर आया है एग्जाम में, उसके बिहाफ पर मिलता है, ठीक है। क्योंकि सबके लिए एलिजिबल नहीं है, सबको ये मिलता नहीं है स्कॉलरशिप, उन्हीं लोगों को मिलता है जो अच्छे पढ़ने में अच्छे रहते हैं, यानी कह सकते हैं जो पढ़ने में अच्छे रहते हैं, जिन्होंने जो स्टूडेंट्स मेहनत किया है, जिनका रैंक काफ़ी अच्छा आया है, और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ सीट कितना है, सीट के हिसाब से भी, कॉलेज के हिसाब से आपको भी मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम के मैं बात करूँ तो इस एग्ज़ाम के अगर देखा जाए इसमें 20 सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, जिसमें 81 कोर्सेज आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। 81 कोर्स की अगर बात करें, ये होता है सब सब्जेक्ट होता है फॉर एग्जाम के लिए पर्पज़ का देखा जाए, 20 सब्जेक्ट और 81 कोर्स के लिए आप इस एग्ज़ाम से आप कर सकते हो, ठीक है। BSc एग्रीकल्चर किया है तो BSc एग्रीकल्चर आपके पास कम से कम 6.6 आपके पास OGPA होना चाहिए, कितना, अगर CGPA आपका 10 मार्क्स का है या फिर OGPA आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है, 10 पर आपका देखा जाए तो आपका मिनिमम कम से कम 6.6 होना चाहिए, ठीक है। वो किसके लिए, जनरल OBC EWS जो भी बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, यानी 60% मार्क्स आपके होना चाहिए जो भी इस आते कैटेगरी से, जनरल OBC EWS वाले 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर 6.6 होना चाहिए आपका OGPA, या फिर आप बात करें 5.6 OGPA होना चाहिए किसके लिए, SC ST वालों के लिए कम से कम 56% या 50% का मार्क्स आप कम से कम होना चाहिए, तभी आप ICAR PG एग्जाम दे सकते हो, तभी आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, आपका कितना अच्छा मार्क्स लेकर है उसके भी यहाँ पे मिलता है, साथ ही साथ जिस कॉलेज में कितना सीट है देखा जाता है, किस कॉलेज में कितना सीट अवेलेबल है उसके भी यहाँ पे भी देखा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ, आपके पास कम से कम मिनिमम आपका एज कितना होना चाहिए, 19 ईयर आपका मिनिमम एज होना चाहिए, यानी 19 साल आपके पास कम से कम एज होना चाहिए। वैसे आप जानते हैं कि ICAR PG एग्जाम किसके लिए होता है, ये होता है मास्टर डिग्री करने के लिए, किसी भी कोर्स में मास्टर डिग्री करना चाहते हो जो भी ICAR कोर्स में अवेलेबल है तो उसके लिए भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं ICAR PG एग्जाम का हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए या फिर कैसे होता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम हमारा बहुत ही सिंपल होता है, बहुत हार्ड एग्जाम नहीं होता, बट जो लोग क्रैक कर लेते हैं, जो अच्छे पढ़ने में स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये एग्जाम आराम से हो जाता है क्रैक, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं और पैसा भी उनका कम लगता है, साथ ही साथ पढ़ने का उनको पैसा मिलता है, मतलब लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों आपके यहाँ पर होती है, ठीक है। तो एग्जाम की मैं बात करूँ, यहाँ होता है आपका CBT मोड होता है, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। CBT मोड आपका टेस्ट होगा जिसमें आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसे रहेगा, MCQ क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, ठीक है, और निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन वही अटैम्प्ट करें जो आपको क्वेश्चन आता है, सब क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना आता है क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ 120 क्वेश्चन फॉर 80 मार्क्स, यानी बात करें एक क्वेश्चन हो गया आपका 4 नंबर का हो गया, ठीक है, 120 क्वेश्चन फॉर 80 मार्क्स। जिसमें मैं बात करूँ तो 120 क्वेश्चन का कितना देर में सोल्व करना है, टाइमिंग रहता है 2 घंटे का, यानी कह सकते हैं 120 मिनट्स, 120 मिनट्स में आपका 120 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है। 120 क्वेश्चन फॉर 80 मार्क्स 2 आवर्स, 2 आवर्स मतलब कितना, 120 मिनट्स आपका यहाँ पर हो गया। वहीं अगर मैं बात करूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 120 क्वेश्चन मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इसमें अगर मैं बात करूँ 20 क्वेश्चन किससे रहेगा, GK और रहेगा रीजनिंग से रहेगा, ठीक है। और 50 क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो कोर ग्रुप से रहेगा, जिस कोर ग्रुप से अपना एग्जाम देना चाह रहे हो या फिर जो भी आपका ब्रांच रहा ग्रेजुएशन में उस हिसाब से रहेगा। और 50 क्वेश्चन किससे रहेगा, सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय कैंडिडेट फॉर PhD, जो भी स्टूडेंट्स PhD करना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट उन्होंने ऑप्ट किया है उसके बिहाफ पे उनका 50 क्वेश्चन वहाँ से रहेगा, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन का मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, 20 क्वेश्चन यहाँ इस GK रीजनिंग्स हो गया, 50 क्वेश्चन आपका हो गया कोर ग्रुप से जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, या फिर जो भी जिस कोर्स के लिए आप मास्टर डिग्री अप्लाई करना चाहते हो वहाँ से रह गया। और 50 क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय कैंडिडेट फॉर PhD करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका रहेगा 120 क्वेश्चन का, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन।
तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं यानी पैसा कि हमें टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, ठीक है, किसको मिलेगा और कौन कौन से लोग इसको एलिजिबल हैं, ठीक है, या क्या ये अमाउंट सबको मिलेगा। मैं बता दूँ सबको नहीं मिलता। जो लोग इसमें जो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं उन्हीं लोग को मिलता है जो कि जिनका रैंक अच्छा आता है, ठीक है। और जिसमें मैं बात करूँ जो भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर उतना सीट अवेलेबल रहता है तो उन्हीं को मिलता है, ठीक है। तो पहला नंबर में आता है स्कॉलरशिप आता है ICAR PG स्कॉलरशिप, जो कि बहुत ही फेमस होता है स्कॉलरशिप, ठीक है। जो लोग ICAR PG एग्जाम क्रैक करते हैं ये उनको अमाउंट मिलता है, वो भी बहुत अच्छा हैंडसम मिलता है अमाउंट। सैलरी कह सकते हैं या इनकम कह सकते हैं, जो भी मिलता है सरकार की तरफ से आपको मिलता है, गवर्नमेंट आपको देती है। कितना पैसा मिलता है तो 12,640 रुपया पर मंथ, यानी कह सकते हैं 12,640 रुपीज़ पर मंथ आपको दिया जाता है, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक और अमाउंट मिलता है उसको बोलते हैं NTS, उसको बोलते हैं नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। ये किसके लिए, उन लोग व्यक्ति के लिए जिनका ICAR PG एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है, ठीक है, और वो अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं बिहार के, ठीक है, आपका ICAR PG एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, आपने एडमिशन ले लिया झारखंड के, झारखंड कोई भी अच्छा कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया जो कि ICAR से एफिलिएटेड है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपने ICAR PG एग्जाम क्रैक नहीं किया, ठीक है। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड इसमें क्राइटेरिया क्या है कि आप किसी और स्टेट में पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आप हो बिहार के, आप पढ़ाई कर रहे हो झारखंड में, तो उस केस में आपको NTS स्कॉलरशिप, इसको बोलते हैं नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, जो अमाउंट है उस केस में आपको पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, कितना पैसा मिलेगा आपको 5,000 पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए हमें मैंने लिखा भी है, व्हेन यू टुक एडमिशन इन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन अदर स्टेट, ठीक है, एंड नॉट क्वालिफाई PG एग्जाम, तो उस केस में आपको ये पैसा मिलता है। मतलब कितना अच्छी बात है ना, आपने मान लीजिए एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए और आपने दूसरे स्टेट में आप पढ़ने भी जा रहे हो, ठीक है, अपना स्टेट छोड़ के, तो उस केस में पैसा मिलता है। तो उसी को मिलता है जो लोग इसको अप्लाई करते हैं, सबको नहीं मिलता। जो लोग जो जिसको ये स्कॉलरशिप पता है, जो लोग इसमें एलिजिबल हैं, जो लोग अप्लाई करते हैं उन्हीं को मिलता है। इसमें सारा आपका डॉक्यूमेंट्स भी चेक किया जाता है, ऐसा नहीं कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे के आप इसमें पैसा पालोगे, नहीं, सब कुछ आपको ऑनलाइन टेस्ट किया जाता है, आप कैंडिडेट सही हो या नहीं, या फिर ऐसे ही पैसा ले रहे हो सरकार का, ठीक है। तो दोस्तों में जो थर्ड मिलता है स्कॉलरशिप, वो मिलता है IARI स्कॉलरशिप। ये उस व्यक्ति को मिलता है जो भी व्यक्ति IARI में कॉलेज में पढ़ते हैं, जो भी IARI जो हमारा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो भी, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में जो भी व्यक्ति पढ़ते हैं, जो भी पर्सन पढ़ते हैं, उनको ये पैसा मिलता है। कितना पैसा मिलता है तो यहाँ पैसा मिलता है 5,000 पर मंथ, यहाँ भी मिलता है, ठीक है। तो आपने देखा 3 तरह का यहाँ अमाउंट मिलता है। जो लोग ICAR PG स्कॉलरशिप क्रैक करते हैं तो उनका अमाउंट ज़्यादा मिलता है, ठीक है, कितना तो 12,640 रुपये उनको मिलता है, ठीक है। और सेकंड नंबर में बात करूँ जो लोग किसी और स्टेट में क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते बट दूसरे स्टेट में एडमिशन लेते हैं, तो NTS वाला कितना मिलता है 5,000 पर मंथ, ठीक है। और थर्ड हमारा क्राइटेरिया है IARI स्कॉलरशिप। जो भी स्टूडेंट्स IARI पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में उनको मिलता है 5,000 पर मंथ, यहाँ भी उनको मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो भी स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर में, ठीक है, उनको भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे मिलता है। जब आप कॉलेज पूरा कंप्लीट कर लेते हो, जब आप मास्टर डिग्री हासिल करने वाले रहते हो, लास्ट सेमेस्टर में आप रहते हो, या फिर जैसे आपका मास्टर डिग्री आपका कंप्लीट होने वाला रहता है, ठीक है, तो आपको एक और अमाउंट मिलता है, एक हैंडसम सैलरी मिलता है। कितना तो 31,000 आपको मिलता है, यानी 31,000 रुपये पर आपको मिलता है, ठीक है, पर मंथ नहीं, आपको एक ही बार मिलता है। ये अलग अमाउंट है। ये तो पैसा आपको जो भी मिल रहा है पर मंथ मिल ही रहा है, ठीक है, आप वहाँ से आपका अर्निंग हो ही रही। साथ ही साथ जब आपका कोर्स आपका कंप्लीट होने वाला रहता है तब आपको एक एक्स्ट्रा का अमाउंट 31,000 का आपको दिया जाता है आपके बेनिफिट के लिए, आपका स्टडी के लिए, या फिर आप कह सकते हैं आपके रिसर्च पर्पज़ के लिए आपका अमाउंट दिया जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, बहुत लोगों सर दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर मैं प्राइवेट कॉलेज से BSc किया है, ठीक है, मैंने प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, तो क्या मुझे मिलेगा स्कॉलरशिप, क्या मुझे इस ICAR PG एग्जाम में दे सकता हूँ। मैं बता दूँ जो भी प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट भी इस ICAR PG एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। 2 साल पहले ये नहीं था, बट 2 साल के अंदर ये क्या हुआ कि क्राइटेरिया चेंज हो गया, ठीक है। जो हमारे NTA का जो हमारा हेड है, जो हमारे NTA के जो हमारे मेन अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया। जो भी व्यक्ति ग्रेजुएशन प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं वो ICAR PG एग्जाम दे सकते हैं, वो स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन किया BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, ठीक है, जो भी टॉप कोर्स होता है आपने कर लिया, अब आप चाहते हैं कि MSc में कौन कौन सा ब्रांच अवेलेबल है, मैं कौन कौन सा ब्रांच कर सकता हूँ, ठीक है, ICAR PG में कौन कौन सा मुझे ब्रांच लेना चाहिए,
तो उसके लिए कौन कौन से आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आइडिया क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूँ। आप एमएससी में कौन कौन सा ब्रांच आप सिलेक्ट कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो आप पहला आपका जो आपका ब्रांच है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप एमएससी कर सकते हो एग्रोनॉमी से कर सकते हो, ठीक है। एमएससी एग्रीकल्चर इन एग्रोनॉमी होता है, ठीक है। आपके पास ये आपके पास कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, इसको भी आप लोग चूज कर सकते हो। इसमें बात करूँ एमएससी एग्रोनॉमी वही कर सकता है जिसने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, ठीक है। जो भी व्यक्ति बीएससी हॉर्टिकल्चर किए हैं वो एमएससी एग्रोनॉमी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एमएससी एग्रोनॉमी वो लोग नहीं कर सकते। कौन व्यक्ति? जो भी व्यक्ति बीएससी हॉर्टिकल्चर किया, सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही एमएससी एग्रोनॉमी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ प्लांट साइंस में बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है। जैसे मैं बात करूँ जीपीबी है जिसको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। एक और ब्रांच है एसएसटी जिसको बोलते हैं सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने भी किया, मैंने भी मास्टर डिग्री में हासिल किया किससे, एसएसटी जिसको बोलते हैं सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिससे मैंने भी एमएससी अपना किया है, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किया है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, ये भी अच्छा कोर्स है और ये भी एक अच्छा कोर्स है। सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अच्छा कोर्स में आता है। तो आप लोग दोनों में कोई भी आप कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी से भी आप कर सकते हो, ठीक है। प्लांट एंटोमोलॉजी से भी कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी से भी कर सकते हो, ठीक है। ये तमाम तरह कोर्स किस में आता है? प्लांट साइंस में आता है, जिसमें आपको मन है उसी में करो, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ आप हॉर्टिकल्चर में बहुत सारा ब्रांचेज अवेलेबल है। जैसे मैं बात करूँ आप कर सकते हो वेजिटेबल साइंस कर सकते हो, एमएससी हॉर्टिकल्चर में बात करूँ तो कर सकते हो वेजिटेबल साइंस से, फ्रूट साइंस से कर सकते हो, पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी कर सकते हो, उसको बोलते हैं पीएचडी, पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप से भी कर सकते हो, ये भी अच्छा ब्रांच है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट से भी आप एमएससी कर सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूँ सोशल साइंस में कौन कौन सा है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आता है, जिसको एमएससी एग्रीकल्चर में ही आता है, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आता है, ये भी आप कोर्स कर सकते हो। इसमें कौन सा? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी है, तो आप इससे भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बातचीत करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या क्या होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करें कि हमारा स्ट्रेटेजी हमारा काफ़ी अच्छा हो जाए और हमारा आईसीआर पीजी एग्जाम क्रैक कर सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि मुझे एमएससी किस ब्रांच में करना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। एमएससी सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए किस ब्रांच से आपको कर सकते हैं, जिसमें आपका अच्छा इंटरेस्ट हो उसी में करें। सबसे पहले एमएससी करने के पहले ये देख लें कि मैं कौन सा कोर्स में अच्छा कर सकता हूँ, जिसमें मैं काफ़ी थकूँ नहीं, आराम से मस्त बिंदास ज़िंदगी जी सकूँ, किसी के प्रेशर ना हो। आप वही ब्रांच चूज करो जिसमें आपका मन लगे, दूसरे का बहकावे मत हो, ठीक है। देखो कि इसका क्या करियर स्कोप है, उसमें कितना मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं फार्मर्स लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, मैं अपने लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। किसी के प्रेशर में आके कोई आप एमएससी ब्रांच मत चूज करो, आप वही ब्रांच चूज करो जो भी आपको पसंद है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम देने से पहले क्या करें कि आप उसके पहले सबसे पहले क्या करें कि आप सिलेबस देख लें, सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। सिलेबस को आपका आइडिया रहेगा तो तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। जब आपका सिलेबस रहेगा, पता रहेगा कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है, तो बहुत मस्त आपका एग्जाम जानने चला जाएगा। उसके बाद क्या करें, आप हैंड नोट्स बनाएं, खुद का आप एक नोट्स बनाएं, ठीक है। जो भी आप ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर लें या फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें, या फिर आपको जी नहीं भरे तो खुद का आप एक सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बट ऑनलाइन कोचिंग में या फिर ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि आपको गाइडेंस मिल जाता है, तो लोग तैयारी करने में थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है, ठीक है, परफॉर्मेंस आपका अच्छा हो जाता है। बाकी अपनी अपनी मर्जी है, बहुत लोग खुद से भी तैयारी करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं दूसरे का कोचिंग ज्वाइन करके भी वहाँ से भी मतलब अच्छा तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी तैयारी करें तो अपना खुद का एक नोट्स भी बनाया ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या क्या चीज़ कैसे कैसे क्या लिखा, क्या क्या चीज़ पढ़ा है, तो आपको एक रफ आइडिया रहेगा मैंने क्या क्या पढ़ा है, कैसे और तैयारी कर सकता हूँ, ठीक है। और पीडीएफ भी बहुत सारा आता है, ऑनलाइन पीडीएफ भी बहुत सारा आता है, उसको भी आप प्रिंट आउट करवा लें, ठीक है। अपना पीडीएफ कुछ बनाया तो भी उसको भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ आप मॉक टेस्ट भी दें, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। और साथ ही साथ क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो उसको बोलते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करें। बहुत सारा बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उसको पता करें कौन कौन सा बुक्स है, ठीक है। उसको देखें, क्वेश्चन पैटर्न देखें, क्या क्या किस पैटर्न क्वेश्चन आता है, किस किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पार्ट आपको तैयारी करें, आपको अपने आप को मेहनत करें, ठीक है। और बंद कमरे में कम से कम 6 महीने कम से कम अपने आप को दें, ताकि आपका तैयारी अच्छा रहे और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट जिन लोग एग्ज़ाम हो जाता है उनका लाइफ अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका फीस नहीं लगती है, और आप जब अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे, आईसीआर कॉलेज से पढ़ेंगे, तो प्लेसमेंट भी आपका काफ़ी अच्छा आपका हो जाता है। मतलब अच्छा कॉलेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अच्छा प्लेसमेंट, ठीक है। और आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अच्छा आपका लाइफ सेट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप आज के वीडियो में इतना ही था। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर एक आईडी आ रहा होगा, इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, उसमें आप मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ जवाब दे दूँगा।
और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी आपके पास डाउट रह गया मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।